चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 3 दैवीय आपदाएं। बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, अनावृष्टि, उपलवृष्टि तथा भूकंप के बारे में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दैवीय या प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक कारकों द्वारा होने वाले अनेक घटनाओं का जब पर्यावरण पर मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उन्हें दैवीय या प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इन्हें पर्यावरणीय प्रकोप या पर्यावरणीय आघात आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। दैवीय आपदाओं से एक ओर जनधन की हानि होती ही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दैवीय आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बिजली गिरना, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, उपलवृष्टि आदि प्रमुख हैं। बाढ़ तथा अतिवृष्टि, इसके बारे में जानेंगे। वृष्टि का अर्थ क्या है? जब कभी वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प संघनन के पश्चात तरल या ठोस किसी भी अवस्था में भूतल पर गिरती है तो उसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। अतिवृष्टि का अर्थ। अतिवृष्टि का संबंध जलवृष्टि या वर्षा से है। अतिवृष्टि का अर्थ है वर्षा का आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में होना। बाढ़, अति वर्षा या अतिरिक्त जल के कारण किसी भी नदी बेसिन में बाढ़ आ जाती है तथा बाढ़ का पानी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जब नदियों में प्रवाह क्षेत्रों में लगातार घनी वर्षा होती है तो इसके फलस्वरूप नदियों में भयंकर बाढ़ें आती हैं। अब हम देखते हैं बाढ़ से हानियाँ क्या क्या हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण विशाल क्षेत्र में जल प्लावित हो जाता है। बाढ़ से मुख्यतः निम्नलिखित हानियाँ होती हैं, जैसे बाढ़ के कारण कृषि का विनाश हो जाता है, खेतों में फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा वनस्पति समाप्त हो जाती है। दूसरा है मृदा अपरदन तीव्र हो जाता है, साथ ही नवीन मिट्टी की परत जम जाती है तो कहीं पर दलदली भाग बन जाते हैं। आवासीय बस्तियां ध्वस्त हो जाती हैं। प्रति वर्ष 75,000 से अधिक मकान नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य, पशु तथा पक्षियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। 1250 लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु हो जाती है। बाढ़ से सड़कों, पुलों, रेल मार्गों आदि की हानि होती है। अब हम देखते हैं बाढ़ आने के कारण क्या हैं। सामान्यतः बाढ़ निम्नलिखित कारणों से आते हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा का होना, बांध के टूट जाने से, भूकंप द्वारा, नदियों के उद्गम क्षेत्रों के वनों के विनाश के कारण और अत्यधिक नगरीकरण के कारण। भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त क्षेत्र निम्न हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्ण नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र। अब हम देखते हैं बाढ़ पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। बाढ़ के प्रकोप को रोकने तथा उस पर नियंत्रण करने हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए, जैसे जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए, साथ ही सघन वृक्षारोपण किया जाए, उपयुक्त स्थानों बांध का निर्माण किया जाए, जल ग्रहण क्षेत्र में अपरदन रोकने के लिए उपाय किए जाए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बस्तियां उच्च धरातल पर स्थापित की जाएं। अब हम देखते हैं अनावृष्टि तथा सूखा क्या है। तो हम देखेंगे अनावृष्टि का अर्थ। अनावृष्टि का अर्थ है वर्षा का न होना, बहुत कम तथा अनियमित मात्रा में होना। वर्षा की कमी तथा अनियमितता के कारण फसलें बहुधा सूख जाती हैं। अब हम देखेंगे सूखा का अर्थ। सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध जल वर्षा से है। सूखा की परिभाषाएं विद्वानों ने निम्न दृष्टिकोणों से दी है, जैसे कृषि वैज्ञानिकों ने दी है। उन्होंने कहा है कि सूखा को नमी उपलब्ध न होने के कारण कृषि विनाश का कारण बताया, और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षा रहित काल होता है। सूखे से हानियाँ क्या क्या हैं? यदि सूखे का स्वरूप सामान्य होता है तो इसके कुप्रभाव भी सीमित होते हैं, किंतु सूखे के असामान्य होने पर यह अकाल का रूप धारण कर लेता है। अकाल से मानव, पशु, वनस्पति तथा अन्य संसाधनों की अत्यधिक हानि होती है। सूखा के कारण।
सूखा या अकाल का पड़ना जलवायु की दशाओं पर निर्भर करता है। भारत में मानसूनी जलवायु वर्षा न होने या अपर्याप्त वर्षा होने के कारण सूखा तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। सूखा तथा अकाल के लिए मानवीय कारक भी उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए मानव द्वारा वनों की नियमित तथा अत्यधिक कटाई उत्तरदायी है। सूखा तथा अकाल से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? सूखा तथा अकाल से बचाव के निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जैसे न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि प्रणाली को अपनाया जाए और सूखा सहने वाली फसलें पैदा की जाएं। ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जो सूखा सह सकती हैं। सिंचाई की नहरों को पक्का बनाया जाए ताकि जल भूमि में कम रिस पाए। उपलवृष्टि या ओलावृष्टि। कई बार मेघों से जमी हुई जल की बूंदों या बर्फ की गोलियों की वर्षा होती है। जमी हुई इन जल की बूंदों या बर्फ की गोलियों को ओला कहते हैं। जब आकाश में ओलों की पैदावार या बौछार होती है तो इसे ओलावृष्टि कहते हैं। भूकंप। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना है। सेलिसबरी के मतानुसार भूकंप वे धारी कंपन हैं जो मनुष्य से संबंधित क्रियाओं परिणाम स्वरूप होते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप के कारण। भूकंप मुख्यतः निम्न कारणों से होता है, जैसे पृथ्वी का सिकुड़ना, ज्वालामुखी विस्फोट, भू असंतुलन, पृथ्वी के आंतरिक गैसों का फैलना, जलीय भार और भ्रंश प्रक्रियाएं। अब हम देखेंगे भूकंप से हानियाँ क्या क्या हैं। भूकंप से निम्नलिखित हानियाँ हैं, जैसे भूकंप से जन धन की अपार हानि होती है। नगरों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास भूकंप से अत्यधिक हानि होती है। भूकंप से भूतल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं तथा आवागमन के साधन टूट जाते हैं। भूकंप से पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन होते हैं जिनसे भारी हानि होती है। भूकंप नियंत्रण के उपाय। भूकंप आपदा का निराकरण संभव नहीं है क्योंकि भूकंपों को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है, किंतु मानव भूकंपों से बचने के लिए कुछ उपाय अवश्य कर सकता है। भूकंप वाले क्षेत्रों में तरंग विरोधी भूकंप रोधी मकान बनाए जा सकते हैं। जहां तक संभव हो लोगों को ऐसे क्षेत्रों में नहीं बसने दिया जाए जहां बार बार भूकंप आते हों।